मामला बहुत ही गंभीर था। बात लाइफ एंड डेथ की थी भी या नहीं थी, ये इसी वीडियो के आखिर तक आप डिसाइड करेंगे। कमेंट में डाल के बताइएगा कि मामला गंभीर था या नहीं था। बात है 15 जून की, शाम के करीब, यहाँ इंडिया के टाइम के हिसाब से करीब 4 बजे की, और मैं अपने फैमिली के साथ लौट रहा था कैथे पैसिफिक हवाई जहाज से, जापान से, ओसाका से मैं यहाँ भारत लौट रहा था। अभी 4-5 घंटे का सफर बाकी था इंडिया में लैंड होने से पहले की बात है। मेरे पीछे वाले सीट, 2 सीट छोड़ के एक बुजुर्ग महिला और आदमी बैठे थे, और अचानक से एक आवाज आई, बड़ी जोर से ग्राउलिंग आवाज गूंजने लगी पूरे हवाई जहाज में, और इसे इपिलेप्टिक क्राई बोलते हैं। जोर से सब लोग अचानक एकदम घबरा गए और एक पैनिक का सिचुएशन आ गया। क्योंकि मेरे जस्ट पीछे के पीछे ही थे, तो मैं उठ के जरा जाके देखा कि क्या इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। और जैसे ही मैंने देखा तो मैंने पाया कि लगभग 70 साल का कोई अमेरिकन ऐसा लगा पैसेंजर था, और उसको इपिलेप्सी का दौरा पड़ा हुआ था उस वक्त। और फिर थोड़ा और मैंने ध्यान से देखा तो मैं समझ गया कि मामला गंभीर नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड। और साथ में उल्टी भी हो रही थी और ग्राउलिंग साउंड तो बड़े तेजी से गूंज ही रहा था। तो ये सिचुएशन थी और पैनिक का माहौल था। और अब माहौल ये था कि उसी वक्त जो अटेंडेंट वहां के एयर होस्टेस वगैरह सब इकट्ठे हो गए, और साथ में बाई चांस उस फ्लाइट में एक डॉक्टर थी, वो भी पीछे से करीब 15-20 सेकंड के बाद वो आने लगी। और जो साथ में को पैसेंजर थी, यानी कि शायद उनके साथ जो और थी वो भी बुजुर्ग थी, वो हालत देख के रोने लगी। और वो इंसान तो फिट्स के उसमें पड़ा ही था, और आवाज तेजी से हो ही रही थी और उल्टी भी हो रही थी। ये मामला था। तो जो खुसर फुसर चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई वो ये बात कर रहे हैं कि ये इंसान बचेगा नहीं, जो आपस के जो पैसेंजर बात कर रहे थे। और जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ आ गया उनके फिट्स के जो सिम्टम्स है कि ये इट विल लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाना है और कुछ भी नहीं होना है। लेकिन वहां जो तैयारी थी, सोच के देखिए, कैथे पैसिफिक एक इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ्लाइट के अटेंडेंट्स, और ऊपर से बाई चांस एक पैसेंजर डॉक्टर, जो कि उस वक्त इनिशिएटिव लिया कि इस इंसान को थोड़ा कंफर्ट किया जाए। तो कंफर्ट क्या किया जाए, तो कोई अटेंडेंट हवा करने लगे, और एक अटेंडेंट बर्फ लेकर उसके सिर पे लगाने लगा, वो डॉक्टर उसके नब्ज पकड़ने लगी। ये सारा चल रहा था। माहौल बहुत ही ज्यादा जानलेवा सा दिख रहा था। और जो को पैसेंजर थी उनके साथ बुजुर्ग महिला, वो तो रोने ही लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो 2 आवाजें अब आने लगी, एक उस महिला की रोने की आवाज थी, और साथ में वो बुजुर्ग जिनको फिट्स पड़े थे उनके इपिलेप्टिक क्राई जिसे बोलते हैं, वो एक साउंड थी। और साथ में वॉमिट हो रहा था, तो उसकी एक जो स्मेल होती है वो भी पूरे हवाई जहाज में फैली हुई थी। तो एक पैनिक था, और छोटे छोटे बच्चे, मेरी बेटी भी थी, और शायद वो सो रही थी, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं चला होगा, या पता चला भी होगा तो उसने पता नहीं इग्नोर किया कि नहीं। लेकिन मैं देख रहा था बच्चे भी बहुत सारे जो घबराए हुए थे कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसा लग रहा था कि लाइफ एंड डेथ का मामला है, ये बचेगा कि नहीं बचेगा ये पैसेंजर, ये सब बातें खुसुर फुसुर चल रही थी। और खैर, जैसा होता है फिट्स में, हम तो हजारों पेशेंट्स को देखते ही हैं, खास तौर पे ऑटिज्म के बच्चे, एडीएचडी के बच्चे, दे आर मोर प्रोन टू फिट्स। उनमें फिट्स बहुत ही कॉमनली पड़ता है, और पिछले 1 सालों में 5000 से 6000 के करीब ऐसे बच्चों को हमने फिट्स से बाहर निकाला, उनके फिट्स की संभावना को कम किया। और फिर जब हो जाते हैं उस वक्त भी क्या करना है उसको हॉल्ट करने के लिए, वो सारा कुछ ये हम करते ही आए हैं। तो इसीलिए, क्योंकि फिट्स के हजारों पेशेंट देख चुका था, तो मुझे पता चल गया कि ये मामला कुछ सेकंड का है, और कुछ सेकंड के बाद वो फिट्स चला जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। हुआ भी यही कि वो कुछ सेकंड का मामला था। फिर उसकी जो ग्राउलिंग साउंड थी, जो एक इपिलेप्टिक क्राई था, वो बंद हो गया। वॉमिटिंग उसके थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो गई, और थोड़ा वो सुस्त पड़ गए वो बुजुर्ग आदमी। और लेकिन पूरे फ्लाइट में अगले जितने भी देर तक फ्लाइट चली, 3-4 घंटे, पैनिक का माहौल बना रहा। और वो जो अटेंडेंट थे लगातार जब तक फ्लाइट उतरी नहीं, बर्फ सिर पे लगा रहे थे और हवा कर रहे थे, ये सब चलता ही रहा। और जब फ्लाइट उतरी तो अल्टीमेटली वो सज्जन उठे और बाकी पैसेंजर की तरफ खड़े होके निकल लिए। ये सारी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मामला जो दिखने में बहुत भयानक लगता है जब किसी को फिट्स पड़ जाता है, खास तौर पे एक बंद माहौल में, और लेकिन ये मामला उतना भयानक नहीं था। इनफैक्ट ये कुछ भी भयानक नहीं था, ये एक नॉर्मल एपिसोड था, और वो जिनको फिट्स पड़ता है उन्हें पता ही है। लेकिन
क्योंकि नॉलेज की कमी थी, ये एक्सपेक्ट करते हैं और उनको ट्रेनिंग भी होती है फ्लाइट स्टीवर्ड्स को, अटेंडेंट को, कि हर तरह के फर्स्ट एड उनको सिखाया जाता है। एक डॉक्टर को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ट्रेनिंग होती है कि फर्स्ट एड में, इमरजेंसी में क्या करना और क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ये सब बताया जाता है, ऐसा आप मान के चलते हैं। जबकि वहां के माहौल को देख के, ऐसे पहले भी माहौल मैंने कई सारे देखे हैं, मैं एक एपिसोड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिसेंट बात है, पिछले हफ्ते की बात है, जब मैं जापान से वापस लौट ही रहा था। तो होना ये चाहिए था कि जो फ्लाइट अटेंडेंट हैं या फिर कोई भी अगर वो पैसेंजर डॉक्टर भी है, उनको लोगों को शांत करना चाहिए था कि भाई ये मामूली से फिट्स है, अभी ठीक हो जाएगा, और आश्वासन देना चाहिए था, और जो मरीज है उनको उनके हाल में ही छोड़ देना चाहिए था। दैट शुड बी द थिंग, क्योंकि ये अपने आप ही रिजॉल्व होता है और रिजॉल्व होने के बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो ही जाता है। तो ये थोड़े से सेकंड की बात है। लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या, जब तक फ्लाइट लैंड नहीं किया, सारे पैसेंजर्स का अटेंशन सिर्फ उस पेशेंट पे ही था जो कि ठीक हो चुका था, और उस पर लगातार हवा किया जा रहे थे, और बाकी जो अटेंडेंट वगैरह थे, जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स वगैरह थे, जो एयर होस्टेस थे, वो भी उसके आसपास ही खड़े होकर भीड़ जमा करके कि मानो कि सबके सब कुछ ना कुछ करने में लगे जिसकी कोई भी आवश्यकता थी नहीं। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कभी भी किसी को भी किसी के साथ आ सकती है। सिर्फ फिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, कई तरह की मेडिकल इमरजेंसीज ऐसी होती है जिनमें दिखने में भयानक होती हैं, लेकिन उसमें मामूली से बदलाव, जैसे करना ये चाहिए, अगर फिट्स को वहीं रोकना है तो आप कुछ खास एक प्रेशर पॉइंट है, जैसे यहाँ पे अगर ठीक से आप 3 kg के प्रेशर से आप 2 मिनट के लिए दबा दो तो पेशेंट को काफी रिलीफ मिल जाता है, या वो हॉल्ट होने लगता है। या कोई तीखी चीज अगर स्मेल कर ले पेशेंट उसी वक्त, तो हाथों हाथ वहीं हॉल्ट होने लग जाता है, फिर वहीं पे हॉल्ट हो जाता है, और जो सिम्टम्स थे वो भी वहीं पे खत्म हो जाते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि ये सारी बातें ना तो उस डॉक्टर को पता थी, और फ्लाइट में जो पैसेंजर थे उनको तो पता होने का सवाल भी नहीं है, और वो जो स्टीवर्ड्स थे या फिर जो एयर होस्टेस थे उनको भी इस चीज की ट्रेनिंग नहीं थी, जबकि फिट्स आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो यहाँ पे जरूरत है एजुकेशन की, नहीं तो पैनिक में एक पेशेंट का नुकसान भी कर सकते हैं। जिस चीज की पेशेंट को जरूरत नहीं है, जबरदस्ती वो चीज करेंगे तो पेशेंट को नुकसान भी होगा। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चाहे वो फिट्स बोले, या किसी का हाथ अचानक टूट गया, किसी का पैर में चोट लग गई, जो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं तो बिल्कुल इमरजेंसी प्रूफ हूं, मुझे किसी तरह का कोई मेडिकल इमरजेंसी आ ही नहीं सकती या मेरे आसपास नहीं आ सकती। ये तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन अगर राइट नॉलेज अगर करेक्टली पता हो तो इंसान पैनिक नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, इंसान कुछ ऐसा करेगा जिससे उस पेशेंट की या उस विक्टिम की उस वक्त मदद की जा सके, ताकि वो वाली सिचुएशन को बड़ी जल्दी आसानी से काबू में लाया जा सके। फिलहाल इस वाले केस में तो कुछ करना ही नहीं था, करना ये था कि कुछ नहीं करना था, लोगों को आश्वासन देना था कि भाई आप आराम से अपने अपने सीट में बैठो, इट इज ए नॉर्मल एपिसोड, ये कुछ सेकंड में रिजॉल्व हो जाएगा, और रिजॉल्व होने का देखिए रिजॉल्व हो गया, नाउ द पेशेंट इज टेकिंग इट्स ओन टाइम। तो कुछ देर तक सुस्ती रहेगी, कुछ देर तक नींद आएगी, कुछ देर तक पेशेंट यूं ही हाफ स्लीप में पड़ा रहेगा, और फिर समय के साथ वो रिवाइव हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। डिसाइड कि जब फिट्स पड़ रहे हैं तो उस वक्त हॉल्ट कैसे करना है। कोई तीखी, जैसे मान लो प्याज है, उसको सुंघा दिया, जो कि हो ही सकता है, लहसुन उसको सुंघा दिया, तो तीखी चीज है तो सुंघाओ, या फिर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट कर दो, और ये नहीं भी करो तो भी इट विल रिजॉल्व विद इन फ्यू सेकंड्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि फिर थोड़ा लंबा चल जाता है, वो थोड़ा सा और फिर डैमेजिंग, फिर उसके कुछ अलग फिर मेथड्स होते हैं उसको वहीं पे होल्ड करने के। तो खैर ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है। इससे 2 बातें हैं, एक तो ये नॉलेज सबको होनी चाहिए, सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये नॉलेज होती नहीं है। ये बात भी साबित होती है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट है तो सारे के सारे जो लोग हैं मोस्टली वो एजुकेटेड ही होते हैं, अमीर भी होते हैं, तभी जाके इतना ट्रेवल कर रहे हैं। अमीर भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, और जो फ्लाइट के अटेंडेंट्स हैं वो ट्रेंड भी हैं, उनको खास ट्रेनिंग मिलती है, और वहां पे एक डॉक्टर था एक्सपेक्टेडली, वो भी ट्रेंड है तभी डॉक्टर हैं। लेकिन कोई काम, किसी की कोई नॉलेज काम नहीं आई। इनफैक्ट उससे उस पेशेंट की, यानी कि विक्टिम की, और विक्टिम के साथ जो को पैसेंजर थे उनका पैनिक और बढ़ गया, क्योंकि सब लोगों के एक्शन से यही प्रतीत होने लगा कि इंसान की हालत गंभीर है, अब न जाने कब इसकी मौत सामने हो जाएगी। बस इतना सा नहीं हुआ कि भाई हवाई जहाज हो, यह भी था कि कहीं जल्दी से कहीं लैंड करा लेते हैं, जबकि करना क्या था, करना यह था कि कुछ भी नहीं करना था। तो कई बार कुछ नहीं करना ही इज द बेस्ट ऑप्शन। कुछ करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, वो पैनिक एडिशनल बर्डन देगा पेशेंट को भी, विक्टिम को भी, और साथ के फैमिली मेंबर जो भी है उनको भी देगा।
और पैनिक में इंसान कई बार कुछ गलत भी कर सकता है जो विक्टिम के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इससे एक सबक तो आपको मिलता है कि कभी भी अगर आपके साथ या आपके अपनों के साथ कुछ भी हो जाएगा तो आसपास के लोग हैं, मोस्टली आप याद रखिए, उनको इमरजेंसी में कैसे हैंडल करना है, चाहे वो डॉक्टर भी क्यों ना हो, उनको पता ही नहीं है। और ऐसा जो मैंने एक इंसिडेंट बताया, ऐसा इंसिडेंट अक्सर हमने देखा हुआ है। इनफैक्ट जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि 5,000 से 6,000 ऑटिज्म के बच्चों को जो हमने पिछले 1 साल में डील किया, जिसमें काफी बच्चों को फिट्स पड़ते रहते हैं, और वो भी जब हॉस्पिटल जाते हैं तब भी डॉक्टर्स जो इलाज करते हैं वो ठीक उल्टा ही करते हैं, जिससे उसकी फिट्स की संभावना और बढ़ी जाती है। तो जो बेसिक सी बात है, जो बेसिक मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे सीजर फिट्स पड़ जाना, एपिलेप्टिक अटैक हो जाना, तो ये इसके लिए भी इंस्टेंटली सडनली क्या करना चाहिए ताकि पेशेंट को रिलीफ दें और ऑनगोइंग जो एक फिट्स पड़ा है उसे होल्ड करें, इसकी भी ट्रेनिंग ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि किसी को भी ठीक से नहीं है। और ये सिर्फ मैं एक मेडिकल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई सारे मेडिकल इमरजेंसी हैं जो जब होता है कहीं पे भी किसी भी पब्लिक प्लेस में, तो तब अफरा तफरी मच जाती है, जिससे एडिशनल बर्डन पेशेंट के और उसके फैमिली मेंबर के लिए हो जाता है। होना ये चाहिए कि आजकल जिस तरह से हम हर तरह के एजुकेशन लेते हैं, अब एआई आने के बाद एआई की ट्रेनिंग हम लेते हैं कि कैसे इस नए टूल को यूज करें, या हम पढ़ाई करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ये सोच के कि भविष्य में इसकी पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, अलग अलग साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसी उम्मीद से ना ये एजुकेशन देते हैं कि इस एजुकेशन की भविष्य में कहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दैट इज लाइफ में अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तो इसकी भी तैयारी क्या हमने की है? हमने तैयारी नहीं की, हमने सोचा ये काम हमारा नहीं किसी डॉक्टर का है। क्या उस डॉक्टर ने तैयारी की है? क्या आपको लगता है कि कोई डॉक्टर मेडिकल इमरजेंसी ऐसे हैंडल कर सकता है? तो खैर आप ही अपने तरफ से जितने सारे डॉक्टर्स को आप जानते हैं, इस वाली सिचुएशन को बताइए कि अगर आपकी आंखों के सामने किसी को फिट्स पड़ जाए तो उस वक्त उस फिट्स को कैसे होल्ड करेंगे, उस डॉक्टर से पूछिए। तो आप जवाब देख के हैरान हो जाएंगे। वो सिर्फ इतना बोलेगा एम्बुलेंस ले आओ और उसको हॉस्पिटल ले जाओ। अरे भाई, फिट्स जो है वो अपने आप में ही 1 मिनट 2 मिनट लास्ट करेगा हाथ से, तो उसी 1 मिनट 2 मिनट में करना है ना। एम्बुलेंस जब तक आएगी तब तक तो इंसान ठीक होकर रिवाइव भी हो चुका होगा, है ना। तो वो जो 1 मिनट का समय है या वो 30 सेकंड का समय है, उसी वक्त क्या करेंगे, अगर ये सवाल आप पूछेंगे तो कोई जवाब ना तो डॉक्टर के पास होगा, ना सो कॉल्ड ट्रेन्ड एयरपोर्ट स्टाफ उनके पास होगा, ना ही जनरल पब्लिक के पास होगा। जबकि इसके एविडेंस बेस्ड तरीके, मेथड, जो प्रूवन मेथड्स हैं जिससे हम किसी के फिट्स को वहीं होल्ड कर सकते हैं, या फिर किसी को एंजाइना पेन है, फॉर एग्जांपल एंजाइना है, उसको हार्ट अटैक ऑनगोइंग है इस वक्त, तो अभी रिलीफ कैसे देना है ताकि उसको रिलीफ मिल जाए और ऑनगोइंग हार्ट अटैक में के होने के चांसेस को हम कम कर पाए। तो यहाँ भी आपका जो पोस्चरल मेडिसिन का टेक्निक है वो काम आ सकता है उसी वक्त उस पेशेंट को रिलीफ देने के लिए। तो कई सारे ऐसे मेडिकल इमरजेंसीज हैं जिसके सॉल्यूशंस और जिसके जो टेक्निक्स हैं बहुत ही आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कॉमन मैन तो छोड़िए, एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स को भी इस चीज की ट्रेनिंग नहीं है या इस चीज का आइडिया नहीं है, और वो भी उतना ही हेल्पलेस नजर आते हैं ऐसी स्थिति में जितना कि एक आम इंसान हेल्पलेस नजर आता है। और यहीं पे इंपॉर्टेंस है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज कॉल्ड हेल्प हैंडलिंग इमरजेंसीज, लाइफ सपोर्ट एंड पेन। ये पूरे ट्रेनिंग का नाम है। ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। ऑनलाइन में तो थ्योरेटिकली आप 1 महीने की ट्रेनिंग में समझेंगे, हर हफ्ते 2 घंटे की क्लास है कि अलग अलग मेडिकल परिस्थिति में कैसे उस परिस्थिति को पहचाने कुछ सेकंड के अंदर ही, और कैसे हम क्या उपाय करें विद लिमिटेड रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो सड़क पे हो सकता है, बस अड्डे पे हो सकता है, हवाई जहाज में हो सकता है, जंगल में हो सकता है। तो सुविधाएं जहां पे नहीं होंगी वहीं पे होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान को किसी भी तरह का अटैक, अस्थमा अटैक है, हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है, ये कहीं भी आता है, वो पहले से बोल के पूछ के तो आता नहीं है। और जाहिर सी बात है वहां पे आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो मिनिमाइज्ड होंगे, आप बस खुद होंगे वहां प्रेजेंट और आपके हाथ होंगे उस वक्त। तो उस वक्त किस रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को या विक्टिम को रखें, उस वक्त कौन से पॉइंट को हम दबाएं ताकि उस तरह उस वक्त ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रोक पाए, कोई पेन हो रहा है तो उसको होल्ड कर पाए, उसे रिलीफ दे पाए। तो ये सारी जो प्रूवन चीजें हैं, जो एंशिएंट जो हमारे साइंस है, विजडम है, उसमें भी प्रूव किया गया है और मॉडर्न मेडिसिन में भी उसको दोबारा से एस्टेब्लिश किया गया है। ये सारी जानकारियां किसी डॉक्टर को या किसी
ऑथोरिटी को, किसी एक इंसान को अक्सर नहीं होती है। ये तो हैरानी की बात है, लेकिन ये हेल्प ट्रेनिंग के माध्यम से आप ये जानकारी और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये हेल्प ट्रेनिंग 1 मंथ ऑनलाइन प्लस 3 डेज ऑफलाइन, 3 डेज 3 दिन के लिए आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए मेरे डॉक्टर बीआरसी मेडिकल एकेडमी में आना पड़ेगा और 3 दिन स्टे करके जो बातें 50 से ज्यादा मेडिकल इमरजेंसीज हैं या उस परिस्थिति अगर आ जाए तो क्या करना है एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने का मौका मिलता है। और ये ट्रेनिंग हम 10 जुलाई से पहला बैच शुरू हो रहा है और पहले बैच में ऑनलाइन कई लोगों ने अभी हमसे क्वेरी की कि अभी ऑनलाइन तो मैं कर लूंगा लेकिन ऑफलाइन 3 दिन आने का समय मेरे पास अभी नहीं है। तो 3 दिन आप किसी भी महीने या किसी भी हफ्ते हमारे डॉक्टर बीआरसी के मेडिकल एकेडमी में आके 3 दिन स्टे करके ऑफलाइन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जैसी कोई इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी किसी के साथ भी आपके आंखों के सामने, तब आप भी पैनिक करेंगे ये जानते हुए भी कि भाई उसमें क्या करना और क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं की आपने और उस प्रैक्टिस की भी प्रैक्टिस घर पे रिपीट नहीं की तो वो कुछ सेकंड के लिए इंसान का दिमाग ही ऐसा है कि वो दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसकी जो सारी इंटेलिजेंस है वो धरी की धरी रह जाती है और वो भी उतना ही लाचार दिखता है जितना कि वो विक्टिम लाचार दिख रहा है, जितना कि विक्टिम हेल्पलेस दिखता है। तो हेल्पलेस मत बनिए, हेल्पफुल बनिए। जितनी मेरे हिसाब से जितने तरह की नॉलेज, जितने तरह का ज्ञान, जितनी तरह की एजुकेशन में आप पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, वो सारा एक तरफ, और एक तरफ मेडिकल इमरजेंसीज एंड पेन मैनेजमेंट, इमीडिएट पेन मैनेजमेंट, वो एक तरफ। सोच के देखिए, एक इंसान जिसको सबसे ज्यादा आपकी हेल्प की जरूरत जब है, उस वक्त अगर आपने मदद कर दी जिससे उसका लाइफ, उसके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाए, इससे बड़ी नॉलेज और क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, इस तरह के मेडिकल इमरजेंसीज के टेक्निक्स को सीख के आप, हो सकता है कि इसके ये आपका कमाई का जरिया नहीं बनेगा, कमाई का जरिया बनेगा आप पुण्य कमाएंगे। क्योंकि सोच के देखिए, किसी इंसान को हेल्प की जरूरत थी, यानी कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मान लो सिर ही फट गया किसी का, आपकी आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग आ रहा है, तो अब उसको किस पोस्चर में हम रखें ताकि एंटी ग्रेविटी पोस्चर, ताकि उसकी ब्लीडिंग हम मिनिमाइज कर पाए। और ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें एग्जैक्टली उसको क्या करना चाहिए ताकि जब तक उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे तब तक उसका ब्लड लॉस कम से कम हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हाउ इट वर्क्स। आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी बैठा हूं, आप भी हो सकता है बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो इस वक्त हमारी ग्रेविटी काम कर रही है जो नीचे ब्लड को खींच रही है, और लेकिन हमारा हार्ट काम कर रहा है जो ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट सिर तक पहुंचा रहा है। तो ये एक ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। इस ब्लड सर्कुलेशन की ठीक से नॉलेज होने से आप ये समझ जाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में हम बॉडी को मैन्यूवर करके ग्रेविटी का ध्यान में रख के उस पेशेंट को कैसे रिलीफ दें, चाहे वो कोई पेन सिचुएशन में से गुजर रहा हो, जैसे एंजाइना पेन हो गया हो, या कोई किसी फ्रैक्चर किसी का हो गया हो, या हेड इंजरी किसी की हो गई हो, या फिर फॉर दैट मैटर किसी को कुत्ते ने काट लिया हो, तब भी हम क्या करें कि उसकी ब्लड की सर्कुलेशन को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किस तरह से हम रीरूट करें या किस तरह से मिनिमाइज करें ताकि उसमें जो डैमेज है वो कम से कम हो, या जो पॉइजन है वो कम से कम स्पीड से फैले, या पॉइजन से पहले ही हम क्या इंटरवेंशन करें ताकि इंटरनल डैमेज को मिनिमाइज कर पाएं। तो ये सारी जो बातें हैं, इसके लिए आपको अलग अलग साइंसेस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन के साइंस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत हो, चाहे वो एक्यूप्रेशर का जो साइंस है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत हो, चाहे वो पोस्टल मेडिसिन की बात करें या फिर आयुर्वेदा के टेक्स्ट की बात करें, इन सब के इंटीग्रेशन से, इसे हम बोल सकते हैं रियल सेंस में इंटीग्रेटेड मेडिसिन इन इमरजेंसी। इमरजेंसी के सिचुएशन में इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसमें आपके हाथ, आपके हाथों का प्रेशर, उस इंसान के बॉडी का पोस्चर किस तरह से अलाइन करना है, ये सारे मुख्य रोल प्ले करते हैं। और जब तक ये कर रहे हैं तब तक आसपास जो भी हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं, वो पानी, गर्म पानी हो सकता है किसी केस में, वो ठंडा बर्फ हो सकता है किसी केस में, वो कोई पट्टी हो सकती है जो अपने कपड़े से आप बना सकते हैं, और उसी वक्त कैसे हम पेशेंट या उस विक्टिम की जान बचाएं, या उसका ब्लड लॉस को रोकें, या उसके इंटरनल डैमेज को होने से रोकें या मिनिमाइज करें। ये एक खास ट्रेनिंग है। मुझे लगता है कि हर इंसान को ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि हम किसी की हेल्प तब कर पाएं जब उसको हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर आप कभी आपके आसपास हुआ होगा तो आपने एक ही चीज देखी होगी कि इंसान तड़प रहा है सड़क के बीच में, लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, हद से कोई एम्बुलेंस बुला रहा है। दैट इज द ओनली थिंग। या भीड़ इकट्ठे है, भीड़ उसको घेर के खड़ी है, लेकिन उसको इंटरवेंशन क्या हो रहा है सिवाय हवा पानी देने के
वो आपको कहीं होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नॉलेज बहुत क्लियर कट किसी के पास भी नहीं है। कोई अगर एलोपैथी का डॉक्टर है, उसको एलोपैथी वाली नॉलेज हो सकती है, कोई एक्यूप्रेशर का डॉक्टर है तो एक्यूप्रेशर की नॉलेज हो सकती है, लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करें इनका टू गेट द बेस्ट आउटपुट विद इन द फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, उसी वक्त पहले कुछ मिनट जिसे आप गोल्डन आवर कहते हैं, उसी वक्त हमें इंटरवीन करना है। तो ये खास आप इमरजेंसी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। तो ये हमारी जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो विश्वरूप.com/help में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद जो लोग 30 जून से पहले रजिस्टर करेंगे उनके लिए कई सारे बेनिफिट्स हैं, वो आप लिंक में जाके विश्वरूप.com/help में जाके देख सकते हैं। और 30 जून इज द लास्ट डेट फॉर दिस फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच का मतलब ऑनलाइन तो आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन में पहला बैच जो होगा वो 10, 11, 12 जुलाई को होगा पहला बैच इन अवर डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी। हमारा मेडिकल एकेडमी दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 1.5 घंटे के रास्ते पे है, समालखां में है, और यहाँ आके 3 दिन आप मेरे साथ समय बिताएंगे। पहले बैच में, एक बैच में करीब 24 लोगों का एक बैच होगा, 24 लोगों का, और ज्यादा, और हर हफ्ते या एक हफ्ते छोड़ छोड़ के हम नया बैच बनाएंगे। पहले बैच में मैं खुद रहूंगा और उसके बाद बाकी बैचेस में हमारे जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, इमरजेंसी एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स रहेंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे। तो अगर आप पहले बैच में आते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक दूसरे से मिलने का। बट एक चीज तो तय है कि मेरे हिसाब से कि दुनिया की जितने तरह की नॉलेज एजुकेशन आपने ली है, किसी ने कॉमर्स पढ़ा है, किसी ने लॉ पढ़ा है, किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ी, किसी ने डॉक्टरी पढ़ी है, मेडिकल पढ़ा है, राइट, या अलग अलग भाषाएं आपने सीखी हैं, मैथमेटिक्स आपने सीखा है, फिजिक्स आपने सीखा है, तो उसको अगर हम कंपेयर करें इस वाले नॉलेज से, जो कि 1 महीने के अंदर ये नॉलेज आपके पास आ सकता है, और साथ में श्रीधर यूनिवर्सिटी का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और साथ में एक आई कार्ड मिलेगा, हेल्प इमरजेंसी प्रैक्टिशनर्स आई कार्ड, और एक खास हेल्प ट्रेनिंग मैनुअल विच यू विल गेट अलॉन्ग विद इन दिस ट्रेनिंग। तो ये आपको कमेंट में ये बताना है कि क्या हम ये मान सकते हैं। मैं तो यही मानता हूं कि एक तरफ दुनिया की सारी नॉलेज और एक तरफ वो नॉलेज, जो नॉलेज आपके लिए या किसी के लिए तब हेल्पफुल होगी जब उस इंसान को हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है। और बात सिर्फ उस इंसान की नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति जो किसी के साथ भी आ सकती है, आती है, वो परिस्थिति आपके साथ या मेरे साथ भी आ सकती है। मैं ये मान के नहीं चल सकता हूँ कि मैं जब रास्ते में निकलूंगा तो मेरे साथ कोई हादसा नहीं होगा, वो मेरी भूल होगी। कोई भी नहीं सोचता कि उसके साथ आज कोई हादसा होने वाला है, उसको हार्ट अटैक आने वाला है आज, या आपको उसको इपिलेप्टिक दौरे आने वाले हैं, या उसको कोई चोट लगने वाली है, तो कोई भी ये नहीं सोचता, लेकिन वो हो ही जाता है। तो अपने लिए भी अगर ये नॉलेज हो तो किसी भी मेडिकल परिस्थिति में, चाहे वो इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन हो, एक्यूट कंडीशन, या कोई पेन वाली बात हो, तो उस वक्त, या मान लो कोई कुत्ते ने आके काट लिया आपको, कोई कीड़े ने आपको काट लिया, तो ये परिस्थिति तो आ ही सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अपने डैमेज को मिनिमाइज कैसे करेंगे, उस वक्त क्या करेंगे आप? उस वक्त के लिए आपकी तैयारी सिर्फ इतनी है कि एम्बुलेंस बुलाओ, वो ना जाने कब आएगा, और जब आएगा तब तक तो वो गोल्डन आवर आपका निकल ही गया है, जितना डैमेज होना था हो चुका। अब जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो जो इलाज होगा वो मोस्टली एलोपैथी की बेसिस पे होता है। उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं आप, कर भी सकते हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि ये सवाल मैं पूछूंगा तो आप चौंक जाएंगे कि हम भरोसा कर सकते हैं कि इमरजेंसी में जब हॉस्पिटल जाएंगे तो जो भी इलाज करेंगे उससे उस विक्टिम के वेलफेयर के लिए बढ़िया होगा। इस पे मैंने एक किताब निकाली है, किताब का नाम है मेडिकल सुपरस्टिशंस। ये किताब आप ऑनलाइन अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से या हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं। और ये अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपका जो एक विश्वास है करंट इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने का, जो हॉस्पिटल का आईसीयू का सिस्टम है, उससे श्योरली उठ जाएगा। और आपको एक बात और कंफर्मली समझ आएगी कि आपको खुद को ही अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको खुद को ही एजुकेट करना पड़ेगा, और आपकी तैयारी अपने आप ही खुद से ही करनी पड़ेगी। आप किसी इमरजेंसी, किसी हॉस्पिटल, किसी एम्बुलेंस के ऊपर इस तरह के मेडिकल सिचुएशंस के लिए आप रिलाय कर ही नहीं सकते हैं। वेरी वेरी क्लियरली आई एम सेइंग, आप के हो सकते हैं कुछ सवाल हो सकते हैं कुछ डाउट हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना भी हो। इन ऑल द केसेस कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल लिख सकते हैं, आप अपने ओपिनियन लिख सकते हैं। मैं कमेंट खुद पढ़ूंगा और आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो मैं यही चाहता हूं कि ये हेल्प ट्रेनिंग का एक हिस्सा बने, और हेल्प ट्रेनिंग के बाद जब आप हेल्प प्रैक्टिशनर बन जाए तो बात वहीं नहीं रुकेगी,
आप अपने कम्युनिटी के हेल्थ प्रैक्टिशनर और हेल्थ ट्रेनर भी बन सकते हैं या बनना चाहिए, ताकि हमारे माध्यम से ये नॉलेज आप तक पहुंचे। आपके माध्यम से आपके सोसाइटी या आप जहां भी रहते हैं वहां भी अगर आप ये ट्रेनिंग कराते हैं तो जरा सोच के देखिए कि आपकी नॉलेज उतने लोगों तक पहुंच गई और ये परिस्थिति कभी भगवान न करे किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी किसी को आ जाए तो हमारी सोसाइटी एक बेटर पोजीशन पे होगी उस विक्टिम के हेल्प करने के लिए। तो खैर मैं मिलूंगा आपके साथ इन द हेल्प कोर्स ऑन 10th of July ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय।